डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बलराज है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारा गांव बहुत ही दूर दराज के इलाके में पड़ता है और हमें ट्रेन पकड़ने के लिए भी पास के कस्बे में जाना पड़ता है, जो हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रास्ता तय करने में हमें बहुत ही परेशानी होती है और गांव का हर व्यक्ति उसी कस्बे में जाकर ट्रेन पकड़ता है बड़े शहर तक जाने के लिए। 5 साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं उसी रास्ते से उसी ट्रेन को पकड़कर शहर जाने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है। अगले दिन सुबह 9 बजे मेरा एग्ज़ाम था और मुझे आज रात ही ट्रेन पकड़कर शहर जाना था। वहाँ पर मैं किसी न किसी दोस्त के पास रुकता और उसके बाद सुबह के लिए निकल जाता। अपने गांव से मैं जितनी भी सुबह निकलता एग्ज़ाम सेंटर में नहीं पहुंच पाता, इसलिए मैंने प्लान यही बनाया था कि दोस्त के पास ही रुक जाऊंगा तो अच्छा होगा। ये वक्त रात के 9 बजे का था, क्योंकि मुझे 11 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। 9 बजे ही मैं घर से निकलने वाला था और मेरी माँ बार बार मुझे कहे जा रही थी कि दूध पीकर जाओ। हर रात माँ मुझे दूध पीने के लिए कहती है, क्योंकि दूध पीने से आपका दिमाग अच्छा होता है। आज भी मैं दूध पीकर जल्दी से बाहर भागा जा रहा था और मैंने अपनी साइकिल उठा ली थी। माँ पीछे से आवाज़ें लगाए जा रही थी कि बेटे, दूध पीने के बाद नमक मुंह को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वो लगा कर जाओ। मैं ऐसे वहमों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, लेकिन माँ हमेशा से कहा करती थी कि दूध पीने के बाद रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर घर से बाहर निकलना चाहिए तो होठों पर नमक लगाना बहुत ज़रूरी है। माँ कहती है कि भूत प्रेत रात को घुमा करते हैं और वीरान जगहों पर जब भी कोई इस तरह अकेला जाता है तो उसे चिपक जाते हैं। मैं ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए मैं साइकिल तेज़ करके वहाँ से निकलना चाहता था। माँ बार बार समय बर्बाद किए जा रही थी और मैं ट्रेन मिस होने नहीं देना चाहता था। अगर ट्रेन मिस हो जाती तो मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँच ही नहीं पाता, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी घर से दूर निकल गया। उसके बाद उस सड़क तक पहुँचने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। यहाँ उस कस्बे तक पहुँचने वाली सड़क भी टूटी फूटी हुई है और कल रात बारिश के कारण जगह जगह पर पानी भरा हुआ था। एक तो पहले ही ये सड़क बहुत टूटी फूटी है और पानी भरे होने के कारण बार बार खड्डों में मेरी साइकिल जाए जा रही थी। जब वहाँ पर पानी भरा हुआ हो तो वो सड़क बिल्कुल सपाट लगती है, खड्डा नज़र नहीं आता, और जब साइकिल खड्डे में फंसती है तब पता चलता है और आप गिर जाते हैं। मैं बचता बचाता हुआ आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन समय ज़्यादा बर्बाद होता जा रहा था। इसी तरह लगभग 5 से 6 किलोमीटर मैं अपने गांव से दूर आ गया था और ये बिल्कुल बीहड़ का इलाका था। यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। यहाँ 2-3 गांवों को नाम ज़रूर दे रखे हैं, लेकिन उन गांव में कोई नहीं रहता। यहाँ बस पेड़ ही पेड़ मिलेंगे, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ मिलेंगी। और ऐसी ही एक जगह के पास से मैं जब गुज़र रहा था, वहाँ खड्डे में भरा पानी मुझे पता ही नहीं चला। मैं अचानक ही साइकिल को एक तरफ घुमा रहा था और उसका आगे का पहिया उस खड्डे में फंस गया, जिस कारण मैं कीचड़ में ही गिर गया। वो कीचड़ मेरी शर्ट पर तो नहीं लगा था, लेकिन मेरी पैंट पर लग गया था, जिस कारण मैं इधर उधर देखने लगा। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और मैं सोच रहा था कैसे इस कीचड़ को साफ करूं। मेरे पास तो रुमाल भी नहीं है। तभी मेरा ध्यान पड़ा, पास में ही एक कपड़ा पड़ा था। उस कपड़े में शायद कुछ सामान रखा हुआ था। मैं वहां पास में गया, मैंने वो कपड़ा उठाया। अंधेरे में इतना तो सही से पता नहीं चल पा रहा था कि वो कपड़ा किस रंग का था, लेकिन जैसे ही मैंने उस कपड़े को उठाया, उसके अंदर कुछ रोटियां पड़ी थी और कुछ खाने का सामान पड़ा था।
मैंने उस सामान को इसी तरह से उसी पत्थर पर रख दिया और उस कपड़े से अपने उस कीचड़ को साफ करने लगा। वो कीचड़ सही से साफ हो गया, वो कपड़ा भी साफ लग रहा था, इसलिए मैंने उस कपड़े को पास में ही फेंक दिया। उसके बाद तेजी से साइकिल चलाकर मैं उस कस्बे की तरफ बढ़ने लगा। मैं इस रास्ते से अंधेरे के समय कई बार निकल चुका था, लेकिन आज मुझे कुछ अजीब लग रहा था। आगे के पूरे रास्ते में मुझे महसूस होता रहा जैसे मेरे आसपास कोई है। बार बार झाड़ियां हिलती, पेड़ों के पत्ते नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते और इस तरह गिरते जैसे कोई पेड़ को बड़ी जोर से हिला रहा हो। कई पेड़ों को मैंने हिलते हुए देखा जैसे उनके ऊपर कोई चढ़ा हुआ हो। मैं काफ़ी बार डर जाता, लेकिन फिर भी साइकिल चलाता रहता। किसी तरह से मैं उस कस्बे में पहुंच गया था और उसके बाद मैं जल्दी से अपने एक दोस्त के पास साइकिल खड़ी करने के लिए गया और उसके बाद साइकिल उसके घर के बाहर खड़ी करके मैंने उसे बता दिया और मैं भागकर स्टेशन की तरफ जाने लगा। यहाँ इस कस्बे में जो छोटा सा स्टेशन बना हुआ है वो भी बिल्कुल उस कस्बे से बाहर की तरफ है और कई लोग रात के समय वहाँ जाने से डरते हैं क्योंकि वो जगह बिल्कुल सुनसान सी हो जाती है। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन वैसी ही आवाज़ें यहाँ से भी आई जा रही थी और मैं इससे थोड़ा सा डरा हुआ था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई बार बार मेरा पीछा किए जा रहा हो। मैं 10:30 के करीब ही वहाँ पर पहुँच गया था और आधा घंटा वहाँ इंतज़ार करना काफ़ी मुश्किल भरा रहा। वो आवाज़ें मुझे सुनाई देती रहीं और मुझे बार बार लगता जैसे कोई चलकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद 11 बजे ट्रेन आ गई और मैं उसके आखिरी डब्बे में चढ़ गया। वहाँ वो आखिरी डिब्बा बिल्कुल खाली था, कोई वहाँ पर बैठा नहीं हुआ था। तो मैं आराम से एक तरफ बैठ गया और बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन आज इस डिब्बे में भी रोशनी नहीं थी। वो सभी बल्ब शायद खराब हो गए होंगे, वो बार बार जलते और बंद हो जाते जैसे उनकी वायरिंग खराब हो गई हो। मैं बिल्कुल बीच में बैठा हुआ था और आगे पीछे देख चुका था, वहाँ कोई नहीं था और कुछ देर बाद ही वो ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन चली मन को तसल्ली हो गई कि वो आवाज़ें आना अब बंद हो जाएंगी। काफ़ी देर वो ट्रेन आगे जाती रही। अब आगे सिर्फ 2 ही स्टॉप आने वाले थे, उसके बाद वो शहर आ जाता, लेकिन उसमें भी लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगने वाला था। लेकिन अचानक ही मुझे किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं इधर उधर देखने लगा, कहीं बाहर से वो आवाज़ आ रही है या अगले वाले किसी डिब्बे से आ रही है, लेकिन वो आवाज़ मेरे इसी डिब्बे से आ रही थी और पीछे से आ रही थी। मैं बार बार पीछे इधर उधर देखता रहा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। तभी अचानक वो लाइट जली और एक कोने में बैठी एक लड़की नज़र आई जो नीचे की तरफ मुंह करके रोए जा रही थी। आमतौर पर मैं किसी अनजान से बात नहीं करता, लेकिन वो लड़की फूट फूट कर रोए जा रही थी। तो मैं चलकर पीछे गया और उसके पास जाकर पूछने लगा, मैडम आपको कुछ चाहिए? आपको कोई परेशानी तो नहीं? मुझे बताइए। लेकिन वो नीचे को मुंह करके रोए जा रही थी और मैं बार बार उससे सवाल किए जा रहा था। उसने मेरे एक भी सवाल का अब तक जवाब नहीं दिया था, लेकिन बार बार वो सर हिला देती और इस इशारे को मैं समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं आगे जाकर बैठ गया और उसने पीछे से आवाज़ लगाई, किसी ने मेरा खाना खा लिया, सुबह से मैं भूखी हूँ। इस बात को सुनकर मुझे तरस आ गया और मैंने अपने बैग से वो रोटियां निकाली जो माँ ने मेरे लिए रखी थी। मैं उस कपड़े में लिपटी हुई रोटियों को उस लड़की के पास ले गया और एक डिब्बी में सब्जी थी, उसे देकर मैं बोला, इसे तुम खा सकती हो, कोई बात नहीं, मैं वहाँ शहर जा रहा हूँ, वहाँ दोस्त के घर खा लूँगा। लेकिन वो लड़की अब भी नीचे को मुँह करके रोए जा रही थी। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, तुम खा सकती हो। अब कुछ समय के लिए वो लड़की चुप हो गई और जब उसने अपना चेहरा ऊपर किया, मैं हैरान था। इतनी सुंदर लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो अब मुस्कुरा रही थी जैसे कभी रो ही ना रही हो। उसके चेहरे पर आंसू बिल्कुल नहीं थे। मैं एक पल के लिए इस तरह महसूस कर रहा था जैसे वो झूठ मूठ ही रो रही थी। उसके बाद उसने रोटी ली, सब्जी ली और बड़े आराम से वहाँ बैठकर खाने लगी। उसने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की, मैं पास में ही खड़ा था। ना तो मुझे बैठने के लिए कहा, ना ही जाने के लिए कहा। तो मैं आगे की तरफ अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद ही उसने सारी रोटी और सब्जी खा ली थी और वहाँ से वो बोली,
और नहीं है कुछ खाने को? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने अपने बैग में देखा और उसमें खाने के लिए और कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने पीछे की तरफ मुंह करके बोला, नहीं मैडम, और कुछ नहीं है। शहर में शायद आपको खाने को कुछ मिल जाए। इतना कहकर मैंने आगे की तरफ अपना चेहरा कर लिया, लेकिन उसके बाद जो उसने कहा, एक पल के लिए मुझे झटका सा लगा था। उसने कहा, होना तो चाहिए, मेरा खाना तो तुमने वहीं पत्थर पर रख दिया था। मैं हमेशा उसी कपड़े के ऊपर रखा खाना खाती हूँ। तुमने कपड़े का इस्तेमाल कर लिया और खाने को वहीं पर फेंक दिया। मैं एक झटके से खड़ा हो गया था और उसकी तरफ देखने लगा। कौन से कपड़े का खाना? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं जानता तो था वो क्या कह रही है, लेकिन फिर भी मैं मन को तसल्ली देना चाहता था। उसने कहा, तुम्हारे कपड़े पर कीचड़ लगा था, उसे साफ करने के लिए मेरी रोटी के कपड़े को इस्तेमाल किया। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? इसे सुनकर मैं थर थर कांप रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ये कौन है जिसे ये भी पता है कि वहां से मैंने उस कपड़े से कीचड़ साफ किया था? तभी मैंने उससे सवाल किया, तुम मेरा पीछा कर रही हो? मुझे कब से लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो तुम कोई लुटेरी लगती हो जो मेरा पीछा करके यहाँ तक आ गई हो और लूटने की कोशिश करोगी अब। इसके बाद वो हंसने लगी और उसकी हंसी किसी लड़की जैसी नहीं थी। 2-3 आवाज़ें जैसे इकट्ठी आ रही हों वैसी हंसी थी उसकी। एक भारी आदमी की आवाज़, एक पतली सी आवाज़ किसी लड़की की, और एक आवाज़ अजीब सी थी, उसे मैं बयान नहीं कर सकता। काफ़ी समय तक वो हंसती रही और डर के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था। उसके बाद उसने कहा, तुम्हें क्या मैं लुटेरी नजर आती हूँ? मैं हमेशा उसी पेड़ के पास रहती हूँ। लोग मुझसे डर कर वहाँ खाना छोड़कर जाते हैं ताकि मैं उन्हें नुकसान ना पहुँचाऊँ। तुमने तो मेरे खाने को ही बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हारा पीछा तो करती ही, और यहाँ अकेले तक मैं पहुँच आई हूँ। मैं उससे आखिरी सवाल पूछना चाहता था क्योंकि डर के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था। मेरे पैर जम से गए थे, शरीर अकड़ सा गया था। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मुझे भी नहीं पता, वैसे लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। इसके बाद मैं बहुत डरा हुआ था और मैं कदम पीछे बढ़ा रहा था। वो भी एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ा रही थी, और जैसे ही उसका एक कदम मेरी तरफ बढ़ता उसका चेहरा बदल जाता। उसके पहले काले बाल थे, सुंदर चेहरा था। पहले तो उसके बालों का रंग सफ़ेद सा होना शुरू हो गया, उसका चेहरा भद्दा सा होना शुरू हो गया, जैसे कोई प्लास्टिक पिघल कर नीचे की तरफ जाती हो वैसा चेहरा होता जा रहा था उसका। उसकी आंखें भी जैसे लटक सी गई थी, उसका कद भी जैसे थोड़ा छोटा सा हो गया था। उसके कपड़ों का रंग भी बदल गया था, जो पहले रंगीन कपड़े थे अब पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े हो गए थे। वो कदम बढ़ाती हुई मेरे करीब आती जा रही थी और मैं बिल्कुल अपने उस डिब्बे के साथ सटा हुआ था। एक किनारे पर खड़ा मैं उतरने का इंतज़ार कर रहा था, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि अगला स्टेशन बहुत नज़दीक था। वो ट्रेन धीमी होना शुरू हो गई थी, लेकिन इतनी धीमी नहीं थी कि मैं उससे उतर पाता, और यही मेरा डर था। उससे पहले ही वो मुझे नुकसान न पहुंचा दे। वो मेरे करीब आई जा रही थी और ट्रेन धीमी होती जा रही थी। वो बिल्कुल मेरे चेहरे के पास आ गई और उसका चेहरा भद्दा हो चुका था। उसके चेहरे का रंग काला हो गया था, लंबी लटकी हुई नाक थी उसकी, उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद जैसे घास फूस हो। वहाँ मुझे इतना डर लग रहा था जैसे आज मैं जिंदा नहीं बचने वाला। मैं वहाँ उस धीमी ट्रेन से ही उतरना चाहता था। यहाँ से गिरकर चोट लगती, लेकिन मैं जिंदा तो बच जाता। ये मुझे छोड़ने वाली नहीं। शायद वहाँ ट्रेन की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर की रही होगी और मैं ट्रेन से निकलने वाले रास्ते के करीब पहुँच गया था, लेकिन उसने अपनी उस बड़ी बड़ी उंगलियों के नाखूनों से जैसे मेरे सर के बालों को पकड़ लिया। वो नाखून सर में चुभते हुए मुझे महसूस हो रहे थे और मुझे बालों से ही खींचकर वो उस डिब्बे में घसीट लेना चाहती थी। मैंने एक झटका मारा और मैं वहाँ से उतरकर नीचे गिर चुका था, लेकिन मेरे सर के बालों को उसने छोड़ा नहीं था। उन्हें खींचकर वो तोड़ चुकी थी और सर में अब मुझे दर्द हो रहा था।
मेरे शरीर पर भी कई चोटें लगी थीं, फिर भी मैं खड़ा हो सकता था। जल्दी से मैं खड़ा हुआ और वहाँ भागने लगा। स्टेशन काफ़ी आगे था, लेकिन यहाँ पर आसपास मुझे घर नज़र आ रहे थे। मैं उन घरों की तरफ भाग रहा था और बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था। वो लड़की अब भी उसी ट्रेन की एक खिड़की से मुझे झांके जा रही थी। वो जैसे वहीं पर थी और कुछ दूर आगे निकलने के बाद वो मुझे बिल्कुल आगे खड़ी नजर आई। वो जैसे एक ही क्षण में आगे पहुंच जाती हो। बार बार झाड़ियां हिलती, कभी मैं एक तरफ भागता, जहां पर वो नजर आती मैं उसकी उल्टी तरफ ही भागने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन वो मेरे पीछे ही थी। मुझे उससे छुटकारा पाना था, तो मैं एक घर के पास पहुंचा और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। लेकिन उस घर से कोई बाहर आता उससे पहले ही उसने फिर से मेरे सर के बालों को पकड़ लिया था। उसने इतनी ज़ोर से बालों को पकड़ा था कि मुझे फिर से दर्द होना शुरू हो गया था और मैं एक झटका मारकर एक तरफ और भागने लगा। मैंने अपने बालों को उसके हाथ से छुड़ा लिया था, लेकिन फिर भी कुछ बाल टूट गए थे, जिसका और ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा था। मैं अब किसी घर में नहीं जा सकता था। दरवाज़ा खटखटाता उससे पहले ही वो मुझे पकड़ सकती है। मैं वहाँ से दूर भागता रहा। उन घरों से भी मैं दूर निकल गया था। मुझे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और तभी मेरी आंखों के सामने एक छोटा सा मंदिर नज़र आया। ये बहुत छोटा मंदिर था, जिसकी चार दीवारी काफ़ी नीचे थी और मैं छलांग लगाकर चार दीवारी के अंदर पहुंच गया और उस मंदिर का दरवाज़ा खोलकर गर्भगृह में पहुंच गया। वो चुड़ैल मुझे चार दीवारी के बाहर दिख तो रही थी, लेकिन वो उसके अंदर नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का उच्चारण शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे बचने का और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सर से खून भी टपक रहा था और मैं वहीं पर बैठा पूरी रात निकाल गया। सुबह तक ना तो मुझे नींद आई और ना ही मन से डर गया। वहाँ सुबह माथा टेकने के लिए कई लोग आए और उन्होंने मुझे उस मंदिर से बाहर निकालकर मुझसे पूछा आखिर मेरे साथ क्या हुआ। मैंने सबको अपनी आप बीती सुनाई और उसे सुनकर सब डर गए थे। मैं उस मंदिर से बाहर जाना ही नहीं चाहता था। उसके बाद पंडित ने मेरी कलाई पर काला धागा बांध दिया और कहा कि अब तुम जा सकते हो। भले ही मैं उस दिन एग्ज़ाम नहीं दे पाया, लेकिन मेरी ज़िंदगी बच गई थी, उससे मैं बहुत खुश था। आज तक वो काला धागा मैंने कलाई पर बांधा हुआ था और वापस आते समय भी मेरी नज़र आसपास गई ही नहीं। जहाँ पर वो खड्डा और कपड़ा मिला था, वहाँ से नज़रें चुराकर मैं आगे की तरफ आ गया था। मैं रात को अब उस रास्ते पर कभी जाता ही नहीं और दिन के वक्त भी जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ सी जाती है।